बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नरीन, आज के शो की स्टोरीज में पहले आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूं। सबसे पहले तो आज ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आई थिंक इजाज़त दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें खाली हुई हैं उनके ऊपर आप लोग डिसाइड कर लीजिए, पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड कर लीजिए कि आपने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी खबर ये थी कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है नेशनल असम्बली के अंदर। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब की जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वोट पड़ता है पूरे पाकिस्तान से, लाता दर्जनों एमएनएज हैं उनके। एक उमर अयूब साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई एक भी ऐसा एमएनए मौजूद नहीं जिसके ऊपर इमरान खान साहब एतमाद करके उनको अपोजिशन लीडर बना सके। एक इत्तेहादी को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, महमूद अचकज़ई साहब को अपना अपोजिशन लीडर बना रहे हैं, जिसके बारे में मुराद सईद साहब और इमरान खान साहब माजी में क्या व्यूज रखते थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पर ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल जो मीटिंग्स हैं या जो अपनी उनकी इंटरनल पार्टी है उनके लिए ऑब्वियसली कोई बहुत कंफर्टिंग डिसीजन नहीं होगा या बहुत कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा कि जिसके ऊपर वो बिल्कुल कहेंगे लब्बैक जी खान साहब ने कह दिया। आई एम श्योर कि इसको रेजिस्ट भी किया जाएगा समहाउ और चेंज करवाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन माजी की मिसालें ऐसी हैं कि इमरान खान साहब अनकन्वेंशनल किस्म के डिसीजन और अनकन्वेंशनल किस्म की मूव्स कर जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्तयाब लीडरशिप उनका मुंह देखती रहती है। इसी के आज ही के शो के अंदर सेकंड सेगमेंट में हम जरा रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का और कराची का। स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा के भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कराची में अभी तक क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल से कराची डूबा पड़ा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, अरबों खरबों रुपए के फंड्स, 17 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और फिर भी एक शहर का ड्रेनिंग सिस्टम इस काबिल नहीं हो सका कि बारिशों को 200 mm के करीब बारिश को वो कंट्रोल कर सके। और इसी पे मैं गोशगुजार कल के शो में भी किया था कि वो तमाम लोग जो कराची या पंजाब लाहौर में बैठकर KPK को तनकीद का निशाना बनाते रहे, उन तमाम लोगों के लिए मेरा कल भी पैगाम यही था और आज भी यही पैगाम है कि हम ग्लोबल वार्मिंग का विक्टिम है। दो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है लेकिन हम विक्टिम बहुत बड़े हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। इस पे पॉइंट स्कोरिंग या सियासत की बजाय एक दूसरे का साथ देना सीखिए। और आज ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कुछ जो ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेशंस भेज रहे हैं उनके लिए एक अकाउंट शेयर किया है कि उस अकाउंट के अंदर डोनेशंस भेजे जाएं जो डायरेक्टली वहाँ के लोग हैं, बुनेर के, सवात के, सवाबी के और जो बाकी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ के लोगों के वो आपके डोनेशंस काम आ सकेंगे और फर्दर उनकी रिहेबिलिटेशन में वो इस्तेमाल होंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज शो। आज के शो के पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राय साहब। सर हाउ आर यू, खैरियत से आप? ठीक है सर, बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक हैं सर? थैंक यू वेरी मच सर। आज इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पहले तो जो हम तक पहुंची मीडिया तक, आप ऑब्वियसली आप लोगों के थ्रू जो वकला मुलाकात करते हैं या फैमिली मुलाकात करती है, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs डी सीट हुए हैं 9 मई के केसेस के फैसले आने के बाद, उन सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज उसके ऊपर कुछ अपडेट्स आए हैं कि सिंस पॉलिटिकल पार्टी हैज प्रोबब्ली डिसाइडेड कि उनके ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप लोग। थैंक यू राय साहब। जी, जब ये खान साहब का फैसला आया था हमारे पास लास्ट टाइम, तो उसके ऊपर फिर ये पार्लियामेंट्री पार्टी ने डिबेट किया था और फिर वो मामला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी में आया था। तो हमने रिकमेंडेशन की थी पार्लियामेंट्री पार्टी और हमने ज्वाइंटली कि जी इस फैसले को रिकंसिडर किया जाए। तो ये फैसला, ये हमारी सबमिशन जो थी, रिक्वेस्ट जो थी, वो आज खान साहब के पास गई थी। तो उन्होंने ये मामला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर डाल दिया है कि जी आप फैसला करिए कि आपने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग आज रात बजे होगी जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा, जिससे कि आपको आगाह किया जाए। रऊफ साहब, सिंस यू सेड कि आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी इमरान खान साहब से कि अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, पॉलिटिकल कमेटी ने या आपकी पार्लिमानी कमेटी ने रिक्वेस्ट की थी, सिंस इमरान खान साहब ने वापस बॉल आपके कोर्ट में फेंक दी कि आप लोग डिसाइड कर लें, सो नजर आ रहा है कि आप लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सर यही ROs, यही इलेक्शन कमीशन, यही पुलिस, यही इंतजामिया जिसके ऊपर बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हम इन पे एतमाद नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, उन्हीं की मौजूदगी में दोबारा से इलेक्शन में जाना, इलेक्शन सर हाउ इट ऑल इज डीकोडेड, जरा प्लीज हमें समझा दीजिए। बहुत मुनासिब सवाल है आपका राय साहब। देखिए, हमने असेंबलीज से इस्तीफा दे के भी देखा हुआ है सर। हमने पंजाब और KP की असेंबलीज को डिसॉल्व करके भी देखा हुआ है और उसके बाद वो सब कुछ देखा जो कि हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं कर सकेंगे कि पाकिस्तान का आईन जो है इतना ब्लेटेंटली फ्लाउट किया जाता है, इतना ब्लेटेंटली वायलेट किया जाता है। इसलिए ये जब मामला अब आया तो एक तो आप ये जो हमारी इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए सर। एक तो वो जो कि जहां मियां अजहर साहब वफात पा गए हैं और दैट्स हिज सोल,
तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि खाली हुई है, उसमें तो इलेक्शन लड़ने के बारे में ना लड़ने के बारे में कभी बात नहीं हुई, वो इलेक्शन तो लड़ा जाएगा। ठीक है। अब आता है दूसरा, जहां कि हमारे लोगों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड इलीगली डिस्क्वालीफाई किया गया है। इस सिलसिले में खान साहब ने अपने इनिशियल अहकाम जो थे वो बताए थे। बिल्कुल। हम फील करते हैं जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस हैं उन सब की राय ये है कि हमें अपनी स्पेस जो है वो सीट नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की अपनी एक उसका एक तरीका होता है, और हम एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होगी और हमें वो स्पेस सीट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कमेटी भी हम आहंग थी लास्ट टाइम जब ये डिस्कस हुआ था, एंड मोस्ट प्रोबेबली देखिए मैं ये कहूंगा कि स्पेस छोड़ना जो है, सीट करना जो है वो मामले का हल नहीं है। हमें इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में, आरओ की मौजूदगी में और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल जो सिस्टम है इन प्लेस, इसकी मौजूदगी में भी हमें अपनी सियासी जद्दोजहद जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड सियासी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखना चाहिए। यही वो मुहरकात है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि आज भी पॉलिटिकल कमेटी यही फैसला करेगी कि हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, हम एब्सटेन नहीं करेंगे। सर आपने फरमाया कि जो लोग उम्मीदवार थे या जो लोग डी सीट हुए हैं उनकी भी यही राय थी कि हल्के खाली नहीं छोड़े जाने चाहिए। मेरी जाती इन्फॉर्मेशन भी है कुछ हल्कों के बारे में कि उन्हीं फैमिलीज में दोबारा से टिकट दिया जा रहा है, जो लोग डी सीट हुए उन्हीं फैमिलीज को दोबारा टिकट दिया जा रहा है। तो सर ये तो फिर वही जो होता था ना, वो किंग्स पार्टीज या जो कह लीजिए इलेक्टेबल्स या वही लोग के जो बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सर उसी रविश पे चल पड़ी फिर। नहीं, आपकी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। देखिए ये लोगों ने इनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया, ये कोई उन्होंने खुद अपनी गलती नहीं की है, बल्कि जो पार्टी का जो मौकफ था उसकी हमायत में उनको पनिश किया गया है, उनको सजा दी गई है। तो ये एक बहुत पहले फैसला हो चुका था कि अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई हुए तो ये इसका जो प्रेरोगेटिव है नॉमिनेट करने का वो इन्हीं को दिया जाएगा। ये एक यूनानिमस फैसला था और ये बहुत पहले हो चुका हुआ था। इसमें वो फैक्टर नहीं आता जिसका जिक्र आपने किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनको सजा दी गई है पार्टी के साथ कमिटमेंट मेंटेन रखने के ऊपर, इसलिए उनको ये प्रेरोगेटिव दिया। इट डज मेक सेंस, इट टोटली मेक सेंस। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज रात खबर कल रात की आई, आज कॉन्फर्मेशन आ गई सलमान खान राजा साहब से भी, महमूद अचकजई साहब वाली ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर। सर मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल, जब ये इन्फॉर्मेशन रात भी मेरे पास आई तो मैं खुद ही बैठा सोच रहा था अकेला, और फिर सुबह भी आज दोस्तों से डिस्कस कर रहा था। इमरान खान साहब की पार्टी को सर लोगों ने बड़े वोट दिए, बड़े एमएनएस बने, बेतहाशा एमपीएस बने हैं, चारों सूबों के अंदर एमपीएस बने। सर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा बंदा नहीं बचा था कि जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी का बंदा ऑपोजिशन लीडर बन सकता, कि महमूद अचकजई साहब को बनाना पड़ गया? ये भी आपका बहुत मुनासिब सवाल है राय साहब, मैं एग्री करता हूं कि ये हुई है और होगी। मेरा ख्याल है कि आज रात को भी ये बहस होगी, लेकिन खान साहब ने फैसला किया है उसके भी मैं फील करता हूं कि उसमें एक पॉलिटिकल विजडम का आंसर मौजूद है। जी। हमारे लोगों को तो ये फौरी तौर के ऊपर पकड़ लेते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ रखा है, कहाँ नहीं जगह, उनको बड़ा आसान काम हो गया हुआ है पीटीआई के मेंबरान को, पीटीआई के कमिटेड लोगों को पनिश करना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अचकजई साहब को वो इतना आसान नहीं होगा। सो मैं फील करता हूं कि इसमें एक पॉलिटिकल विजडम का आंसर है। ये नहीं वजह कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमारे पास बहुत कमिटेड वर्कर्स हैं और वो डिजर्व भी करते हैं कि उनको लेकिन ये जो असाइनमेंट है विच इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मेरा ख्याल है इसके लिए पॉलिटिकल विजडम का आंसर है, उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। अचकजई साहब को नॉमिनेट आज उसको भी हम डिबेट करके उसको भी कंफर्म करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें पार्टी के लिए और मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए एक फायदामंद ये फैसला साबित होगा इन द मीडियम टू लॉन्ग रन। सर बीइंग इन इस्लामाबाद, बीइंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, मैं अक्सर कवर करता हूँ अचकजई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद जाता हूँ जहाँ पर कहीं पे होती हैं, ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कवर करना पड़ता है। सर अचकजई साहब तो बड़े हार्ड लाइनर हैं, असेंबलीज छोड़ देंगे, इस्तीफे दे देंगे अगर वो अपोजिशन लीडर होंगे इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो डोंट यू थिंक सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल लाइन और अचकजई साहब की लाइन थोड़ी सी डिफरेंट है एट दिस मोमेंट, वो लाइजन कैसे बनेगा सर? देखिए ये कंसल्टेशन से मामला आगे बढ़ेंगे। अगर अचकजई साहब के अपने हो, देखिए मेरे भी कुछ अपने पर्सनल व्यूज होते हैं, लेकिन वो सब्सिडियंट होते हैं टू पार्टी व्यूज। अगर मैं पार्टी में हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ या पार्टी का कोई ऑफिस होल्डर हूँ, तो वो तमाम सब्सिडियंट हो जाते हैं। अचकजई बिल्कुल होंगे, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उसने अगर वो बनेंगे, जब वो टेक ओवर करेंगे तो उन्होंने पार्टी को साथ लेके चलना है और पार्टी की मेजॉरिटी व्यू को साथ लेके चलना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने तई वो बहुत
पुराने और एक्सपीरियंस सियासतदान हैं, वो अप्स एंड डाउन सियासत की जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने तय फैसले करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि वो तमाम हमारी जो पार्टीज हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर तहरीक बहाली आईन पाकिस्तान, उन तमाम मकातब फिक्र को, उन तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो मुझे इस किस्म का कोई खौफ जो है वो नहीं महसूस हो रहा कि वो अकेला कोई रोल जो है वो इस किस्म का वो डिसीजंस लेंगे या इस किस्म का कोई रोल परफॉर्म। सर मेरे मिजाज के भी मुखालिफ सवाल है, तो मैं इसीलिए पहले अपोलोजाइज कर रहा हूँ आपसे कि मैं भी इस मिजाज का नहीं हूँ आदमी कि मैं इस तरह के सवाल करूँ, बट इट्स वेरी रेलेवेंट। सर महमूद अचकज़ई साहब के बारे में, इमरान खान साहब के माजी की थॉट्स आज ही मैंने सुनी, काफ़ी से जगहों पे सुनी। वो मुराद सईद साहब की थॉट्स महमूद अचकज़ई साहब के बारे में सुनी। सर महमूद साहब तब गलत थे या खान साहब और मुराद सईद साहब गलत थे, और आज भी महमूद साहब ठीक हैं तो खान साहब उस ट्रैक पे आ गए हैं? थोड़ा सा इसको भी प्लीज एक्सप्लेन कर दें मेरे व्यूअर के लिए। हाँ, आपका सवाल मुश्किल है। देखिए, लीडर वो होता है जो कि और हालात के बदलने के साथ पॉलिसीज को अडेप्ट करे, अप्रोच को अडेप्ट करे। आज जो फैसले रेलिवेंट हैं, राय साहब आप जानते हैं, आप खुद भी एज यू सेड योरसेल्फ कि आप भी पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म रहे हैं, हिस्ट्री को जान, इस मुल्क की सियासी तारीख आपने हिफज की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो रियलिटीज ऑन ग्राउंड हैं, शायद वो 10 दिन के बाद वो रियलिटीज ऑन ग्राउंड ना रहे। लीडर जो होता है, सियासत जो होती है, वो अडेप्ट करने का नाम है। वो वक्त बदलते हालात के साथ अपने आप को अडेप्ट करने का नाम। आज मैं फील करता हूं कि अचकज़ई साहब और खान साहब में अगर कोई डिफरेंसेस थे तो आज के कॉन्टेक्स्ट में वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते, और यही मुराद सईद साहब और अचकज़ई साहब के बारे में अगर कोई डिफरेंसेस थे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस आज के दौर में रखते हैं। आज जरूरत है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो मुल्क की हैं, जो जमहूरियत पसंद फोर्सेस हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होके आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद करें। इसमें किसी के बारे में डिस्क्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है कि जी पास्ट में ये था, पास्ट में ये नहीं था, इसलिए ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। नहीं, जरूरत किस अमर की है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंट्रल चीज क्या है कि इस मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली हो। और मेरा ख्याल है कि उसमें अचकज़ई साहब का रोल जो है वो किसी से कम नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो जमहूरियत के पासदार रहे हैं हमेशा से और वो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। सर मैंने जो अगला सवाल करना था उसके लिए ये बैकग्राउंड बनाया था मैंने। सर मैंने देखा इस मुल्क के अंदर दो वो सियासी जमातें कि जो डेकेड्स में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी आई, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। इवेंचुअली हमने देखा कि वो इक्तदार में शराकतदार भी बनी। कल को सर अगर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई बंदा आपके स्टांस पे आके खड़ा हो जाता है, एक बार फिर से वोट को इज्जत दो का नारा लग जाता है, तो बीइंग पाकिस्तानी क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इमरान खान साहब, रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नवाज शरीफ साहब की पार्टी या जरदारी साहब की पार्टी, अगर वो भी डेमोक्रेसी की जिद्दोजहद में आके खड़ी हो जाती है, तो आप लोग इकट्ठे खड़े होते नजर आ जाए कहीं? सियासी ताकत के साथ डेफिनेटली इस कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ये सियासी ताकतें नहीं है। आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ये सियासी जनाजे हैं जो अपना बोझ उठाए फिर रहे हैं, और ये जिस तरीके से इक़्तिदार में आए हैं, पहले तो उसके बारे में जाके ये ना कन्फेशनल स्टेटमेंट दें कि इन्होंने क्या किया है, और वो नुक्ता आगाज होगा इस किस्म के किसी थॉट प्रोसेस के लिए कि क्या इनके साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशन की जा सकती है कि नहीं। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सियासत पाकिस्तान से खत्म हो चुकी है। ये अब कुलियतन सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। इन्होंने जो किया इस मुल्क के साथ, जिस तरीके से ये इक़्तिदार में आए हैं और उसकी वजह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं विद एवरी पासिंग डे, मेरा नहीं ख्याल कि जी ये इस किस्म के किसी चीज के बारे में सोच भी सकेंगे या हम इसको सोच सकेंगे। लेकिन नुक्ता आगाज जैसा कि मैंने अर्ज किया आपसे, वो ये है कि पहले ये अपने गुनाहों की माफी मांगे कौम से। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। सर अब आ जाते हैं आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक के, बैठ के बात करें, निगोशिएट करें, हमेशा सोल्यूशन वहीं से निकलेगा। मेरा भी वो फेवरेट टॉपिक के सब्जेक्ट है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा पूरी दुनिया के अंदर, यू विल हैव टू सिट ऑन द टेबल, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, वहीं से सोल्यूशन निकलेगा। सर क्या आज भी तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार है, या अगली तरफ से दूसरा फ्रीक जो है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो बैठने के कहीं पर अग्री होता नजर आ रहा है? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई खतो किताबत चल रही है? सवाल है। देखिए, मेरी जो कंटेंशन थी, मेरा जो बिलीफ है वो पहले से ज्यादा आज पक्का है।
और वो ये है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और उसमें हमें तमीज़ नहीं करनी चाहिए कि जी ए के साथ बैठना है, बी के साथ नहीं बैठना। जो भी देखिए, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है बातचीत के लिए, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ने इनवाइट किया हुआ है, स्पेशल जो एडवाइजर है टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर राना सना की इन्विटेशन पड़ी हुई है, लॉ मिनिस्टर की इन्विटेशन पड़ी हुई है। इसी तरह से और से बहुत से लोगों की हुकूमत से हमारे पास इन्विटेशन है और वो कह रहे हैं जी कि हम बातचीत शुरू करें। मेरा ख्याल ये सब्जेक्ट आज जाएगा, ज़ेर बहस आएगा। अब इशू ये है कि बातचीत जो हम कहते थे और आज भी कहते हैं कि असल में जो बातचीत है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ होनी चाहिए। और जब ये लोग भी हमारे पास आते हैं, मसलन मेरे पास कुछ लोग आए हैं जो कि हुकूमत के मेंबरान हैं, उनके साथ मेरे जाती दोस्तियां हैं, उन्होंने कहा यार हम ही से बात कर लो, हमने भी तो बात उनकी कंसल्टेशन से ही आगे बढ़ानी है ना। सो बेसिकली ये है कि जी बात उन्हीं से होनी है, उन्होंने फैसले करने हैं और ये एक किस्म का पॉलिटिकल कैमोफ्लेज हो जाएगा। और मैं वो जो आप देखिए, ये जो सुहेल वड़ाइच साहब के जो आर्टिकल आए हैं, जी मेरा ख्याल है आपकी नजर से भी जी जी, गुजरे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। का जो पहला आर्टिकल था जिसमें कि उन्होंने सियासी सियासी स्टेबिलिटी की बात की है और ये कि जी उसको मशरूत किया है किसी एक चीज से। ये एक ओपनिंग है, मैं इसको एक ऊपर देखता हूँ और मैं ये आर्टिकल भी जो लिखूंगा आइंदा का आएगा वो इसी के ऊपर ही आएगा कि इस ओपनिंग को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम ये तो महसूस किया गया है ना कि जी सियासी स्टेबिलिटी के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो जब एक हार्ड एक स्टैंड लेने से, जब आप एक सॉफ्ट स्टैंड लेने की तरह इसी किस्म की कंडीशंस लगाई जाती हैं, वी फील कि अगर बातचीत शुरू होगी, जिसका मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट हूं, तो ये तमाम चीजें जो है ये भी टेबल पे आ जाएंगी और मामला जो है वो बेहतरी हैं। मैं देख रहा हूं, मैं करन मुझे नजर आई है, ये जो कैविएट दिया गया है और बात की गई है सियासी स्टेबिलिटी की मुल्क में, द नीड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। आई थिंक आई लुक एट इट वेरी पॉजिटिव। सर एक चीज़ पे तो मुझे बड़ा दुख है और मैं आपसे बर्मला इजहार करूंगा, आप यू नो दैट कि मुझे बड़ा आपके हाई हाई रिगार्ड्स फॉर यू। एक जो आपने जुमला फरमाया ना कि जो आपके दोस्त आपके पास बैठे हुए थे, दे सेट के लिए हमने भी वहां से कंसल्टेशन ही लेनी है, हमने भी वहीं से जाकर सलाह मशवरा करना है, इजाज़त लेनी है तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। सर ये डेमोक्रेसी तो नहीं होती, यू नो दैट, आई नो दैट, ये जमहूरियत तो नहीं है। तो मेरे भाई जमहूरियत कह कौन रहा है? ये जमहूरियत है इस मुल्क में, खुद ये कहते हैं हाइब्रिड निजाम है। थैंक यू। आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं यस ये हाइब्रिड यस निजाम है और यस अब यही चलेगा। यस तो हमारी कोशिश है मेरे भाई, को ये है कि ये हाइब्रिड निजाम जो है ये जमहूरियत में बदले। और उसके लिए हम ये जो मैं बात करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ मैं नेगोशिएशंस की, डायलॉग की, वो इसी वजह से करते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम ज्यादा देर चल नहीं सकता। ये पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, नहीं चले, फेल हो गए हैं। तो हमें जमहूरियत की तरफ लौटना होगा, आइन और कानून की तरफ लौटना होगा और उसके लिए जरूरी है कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल होना चाहते हैं, उनको शामिल फिर ना इट डज मेक सेंस। सर गलती से मुझे याद आ गया आज ही की स्टेटमेंट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब बैरिस्टर गौहर साहब की, मुझे वर्ड टू वर्ड याद है बिकॉज मैंने इतनी टाइम सुना है कि आई वांटेड टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट कि हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, गलतियां हुई हैं, 9th में नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी नहीं होना चाहिए। इट डज मेक सेंस सर, इट टोटली डज मेक सेंस। इमरान खान साहब भी मजम्मत कर चुके हैं, आज असद कैसर साहब ने दोबारा से बावर कराया, दो वी ऑल नो दैट कि इमरान खान साहब ने कोर्ट में खड़े हुए मजम्मत की थी। सर यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान? एक तरफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि कहा जाता है तहरीक इंसाफ का नैरेटिव यह कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, नंबर 2 एट द सेम टाइम कहते हैं हम तो मजम्मत कर चुके हैं इसकी। देखिए, जो कुछ हुआ उस दिन, जी जो कुछ हुआ 9th मई को, वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो वायलेंस हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी को अटैक किया गया नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर पार्टी में यूनानिमिटी है, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये होना चाहिए था। तो ये खान तौर के ऊपर, जैसे कि आपने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में खड़े होकर कहा था और बाकी भी तमाम लीडरान इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने भी इसकी मजम्मत की है उस वायलेंस की जो कि उस दिन परपेट्रेट हुआ। अब इशू कहाँ है? इशू ये है कि जी माफी मांगने का कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं जी कि एक जुडिशियल कमीशन बना के उसको दीजिएगा, जुर्म का तयन कर दीजिएगा और मुजरिमीन का तयन कर दिएगा। जब वो चीज हो जाएगी तो उसके बाद फिर पार्टी के लिए डिसएग्री करना, मुजरिमीन को सजा देना जो है उसके साथ, वो बिल्कुल बनता ही नहीं है, ना बनेगा। हमारा सिर्फ एक ये क्वालिटेटिव जो है एक डिफरेंस है, अदरवाइज जो है जहां तक मजम्मत है उस दिन की वायलेंस की, उस बारे में पार्टी में कंप्लीट यूनानिमिटी है, इंक्लूडिंग खान साहब जो कि इसकी खुद जाती तौर के ऊपर मजम्मत कर चुके हैं। सर इसी को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जो मुझे आपकी गुफ्तगू समझ आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक लीडर, कोई एक बंदा भी 9th मई वाले इवेंट्स की सपोर्ट में नहीं था, ना तब था, ना आज है और कोई भी पाकिस्तानी हो भी नहीं सकता इवन इन द फ्यूचर।
तो सर फिर अगर बार बार कहा जाता है जी माफी मांगे और आप कैटेगोरिकली कह रहे थे कि यार वी आर अगेंस्ट दैट, हम तब पहले भी अगेंस्ट थे उस इवेंट के, हम आज भी अगेंस्ट हैं, हम कभी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सर यही तो माफी आई थिंक, इजंट इट? माफी आप कहते हैं खान साहब माने, खान साहब तो उस दिन कस्टडी में थे यार। हम्म। खान साहब तो उन 3 दिनों के लिए 8 को शामिल करके 8, 9, 10 को आप नैब की कस्टडी में थे। तो उन्होंने कैसे, वो उसको कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये कहते हैं जो प्लानिंग हुई थी, भाई उस प्लानिंग को साबित कर दें, जुडिशियल कमीशन बना दें या ओपन कोर्ट में एस्टैब्लिश करते हैं कि प्लानिंग हुई। हमारी कंटेंशन है कि कोई इस बारे में डिस्कशन ही नहीं हुई, तो फिर हमें मुर्द इल्जाम क्यों ठहराया जा रहा है? दैट इज द होल डिफरेंस। नो 9 मई को कंडेम करने के बारे में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है पार्टी में, वो बिल्कुल सब लोग करते हैं। गौर साहब ने किया, खान साहब ने खुद किया हुआ, तो जब खान साहब ने किया हुआ तो पार्टी का कोई फर्द तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता ना, वो भी कंडेम ही करेंगे, तो हम सब करते हैं और करना भी चाहिए, बैलेट के ऊपर कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये कि ये जो इसका एक जुडिशियल प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, जब ये उसमें से गुजरेगा तो ये इसके मुजरिम का तयन और सजा का तयन जो है वो ज्यादा क्रेडिबल होगा, और उसके साथ फिर पोलिटिकल उसके साथ आहंग हो सकती है। फेयर इनफ। सर अब थोड़ा सा उस सूबे की तरफ रुख करते हैं जहां पर आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा सैलाब की जद में है। बड़े अफसोस की बात है, जितना भी उसके ऊपर दुख का इजहार किया जाए, जितनी कीमती जाने वहां पर जाया हुई हैं। आज ही मैं देख रहा था कोई 400 के करीब का नंबर, 450 का नंबर मुजम्मिल इस्लाम साहब ने दिया हुआ है। सर वहां पर आप ही के कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने वहां पर कहा कि हमें वफाक की मदद की जरूरत नहीं है। सर डोंट यू थिंक वो थोड़ी सी अनजस्ट सी स्टेटमेंट थी? सर ये बेसिकली प्रोविंशियल मैटर है, वो कर रहे हैं, इसको हैंडल कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। जो फंड्स की जरूरत थी वो एलोकेट कर दिए गए हैं, वो हर उस इलाके में जहाँ के तूफान की तबाहकारियां आई हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं, रीसेटलमेंट का जो एक प्लान्स है वो भी बने हैं, वो भी किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत पे छोड़ देना चाहिए। अगर उनको जरूरत पड़ेगी इस सिलसिले में, देखिए जहां एनडीएम में है और जहां पीडीएम में है, इन सबको भी ऑन बोर्ड, ये हैं ऑन बोर्ड है, इनकी भी कम से कम जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करने वाली है राय साहब, वो ये है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको हमें प्लग इन करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो अब क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं, ये तो इसकी जात में तो हम आ चुके हुए हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आखिरी है, ये शायद पहला है, और मेरा ख्याल अगले साल फिर हमें इसी किस्म की तबाहकारियां देखनी होंगी, लेकिन हमें बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए इनको मीट करने के लिए। बाकी ये फैसले जो है ये सूबाई हुकूमत करेगी। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है और मेरी जो फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो ये है कि वफाकी हुकूमत शायद अपना वो रोल प्ले नहीं करना चाह रही जो कि इस किस्म के हालात में उसको प्ले करना चाहिए। लेकिन मैं वंस अगेन लेट मी रीइटरेट कि सूबाई हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, उनको ही फैसला करने दे जिस तरीके से वो बेहतर करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जी अवाम को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द रिलीफ जो है वो उन तक पहुंचे और उनको मिले। सर जाते जाते वो एक शख्स याद करते जाते हैं आप और मैं, कि जिसने कहा था कि मैक्सिमम दरख्त लगाओ, दुनिया के हालातों वाकयात जिस तरह बदल रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में एक ड्राइव भी स्टार्ट की गई थी, बिलियन ट्री सुनामी। तो आई थिंक हमें उस तरफ सबको बढ़ना होगा, दरख्त मैक्सिमम लगाने होंगे इन डेज बहुत ज्यादा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे भाई एक चीज यादा करना चाहूंगा कि हम लॉ अबाइडिंग कौम नहीं हैं, और हम ग्रेजुअली कम लॉ अबाइडिंग होते जा रहे हैं। हमें एहसास नहीं है इन चीजों का, जो डिफॉरेस्टेशन का जो अमल है, जो आप दरख्त काट कर सर्दियों में आग जलाते हैं और अपने चूल्हे गर्म करते हैं, भाई ये मामला, इसके बारे में मेरा ख्याल है स्ट्रिक्टर लॉज जो है वो बनने चाहिए और सजाएं देनी चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का अमल जो है ये खत्म होना चाहिए कुलियतन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को हमने आज रात थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, उनके साथ हाथा करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है कहाँ पे, कंफ्यूजन कहाँ पे है, वर्कर और लीडर के दरमियान में जो गैप है वो क्यों डेवलप हो रहा है। काफी सारे टॉपिक्स मैंने टच करने की कोशिश की है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में रिसेंटली सैलाब और सैलाब के बाद तबाही। इसी सेगमेंट में हम जरा कराची का भी रुख करेंगे, वहां से भी अपने रिपोर्टर से बात करके जानने चाहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। कल की रात तो जिस तरह कराची वालों की गुजरी है उसकी जानिब भी आते हैं। फरीदुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, ऑब्वियसली कवर कर रहे हैं सारा इवेंट, वहाँ से देख रहे हैं कि सैलाब की कितनी तबाही, कितना अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि बुनेर और उन एरियाज में जो इफेक्ट हुए हैं सैलाब से, अब क्या सूरत हाल है? बिकॉज इत्तला तो ये है कि अभी भी कुछ वक्फे से बारिशें वगैरह जारी हैं उन एरियाज में। जी हाँ, बिल्कुल। बारिशें तो मुख्तलिफ इलाकों में वो सिलसिला भी जारी है, लेकिन साथ में
जो बहाली के काम है, पहला मरहला उस बहाली के काम का वो मुकम्मल हो गया है। अगरचे अब भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मलबे तले काफ़ी सारे जो मकामी लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके रिश्तेदार या करीबी लोग दफन हैं उसके नीचे मलबे तले, तो वो निकाले जाएं और उसके लिए इंतजामात किए जाएं। जो बहाली का काम है वो ज्यादातर मुकम्मल, मतलब सड़कें जो रास्ते जो बंद हुए थे वो बहाल हुई हैं। अब दूसरा जो मरहला है वो शुरू करेंगे, उसकी उनके प्लीज लिए साहब, हम सॉरी, हम कटिंग यू है, पनाहगाहें। हम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे कता कलामी माफ, मैं आपको काट रहा हूँ यहाँ पे। मेरी कल ही फरीद साहब बात हुई है कुछ दोस्तों से बुनेर के एरिया में, और उन्होंने मुझे बताया कि बुनेर से ऊपर कुछ देहात ऐसे थे कि जहां तक अभी तक लोग नहीं पहुंच सके, क्योंकि वहां पर वो पत्थर इतने बड़े बड़े आगे में, मशीनरी पत्थर हटाएगी, पत्थर आगे से हटेंगे तो उसके बाद आगे जा सकेंगे। क्या इज इट ट्रू कि अभी भी कुछ देहात हैं जहां तक हुकूमत अभी नहीं पहुंच सकी? जी हाँ, बिल्कुल। पीर बाबा एक इलाका है, उससे ऊपर जब आप जाएं, आगे जाएं, तो वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे भारी मशीनरी जो है वो पहुंचाना मुश्किल काम है। वो इंतहाई बालाई इलाका है, खतरनाक पहाड़ी इलाका है, और वहां पे मसला सिर्फ ये हुआ कि एक घर गिरा है दूसरे घर पे, और उनकी जो छतें हैं उसकी तकरीबन 6-6 फुट 7-7 फुट वो जो मलबा है, जो रेत है और जो मट्टी है, वो उन घरों में वो दब चुका है। साथ में दुकानें कुछ उस इलाके में जो 6-7 दुकानें हैं रोड के किनारे, जी। उन दुकानों में 6-6 7-7 फुट ये जो मट्टी है, जो सैलाबी पानी साथ लेकर आया है, वो पड़ा है। साथ में बहुत बड़े भारी पत्थर जो वहां पे मौजूद मशीनरी है, उस मशीनरी की बस की बात नहीं है कि वो अगरचे वहां पे जो मार्बल इंडस्ट्री है या जो कानखनी के वो है मशीनरी है, वो उन्होंने लोगों ने अपनी मदद आप वो ला के उसके जरिए वो उठाने की कोशिश की है। लेकिन बाज इलाके ऐसे हैं जहां तक रसाई जो है, ये खासकर पीर बाबा से आगे जो इलाके हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, वहां पे अभी तक मतलब लोग पैदल जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा, वहां गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती। तो आपकी बात सही है। इसी तरह कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अब रसाई जो है सिर्फ पैदल, जो इंतजामिया के लोग हैं या रेस्क्यू की टीमें हैं या फिर जो फलाही इदारे हैं, वो पैदल लेकर, और वो लोग यही कुछ कह रहे हैं, यही मता कि उन्हें पानी की बजाय वो खुश खुराक जो है वो लाए, क्योंकि वहां पानी के मिनरल वाटर के बॉटल वहां तक पहुंचाने उसमें मुश्किलात आ रही हैं, तो उसकी जगह वो डिमांड कर रहे हैं कि खुश खुराक वो पहुंचाए जाए। बिल्कुल सही है। और दूसरा फरीद साहब ये भी फरमाइएगा कि सवात और सवाबी के क्या हालात हैं, बिकॉज आज ही मैं देख रहा था सवाबी का भी काफी एरिया अफेक्टेड है। जी, सवाबी निस्बतन चूंकि प्लेन एरिया है, ज्यादातर प्लेन एरिया है, वहां पे अगर हम बुनेर और उसकी कंपैरिजन करें तो बुनेर के मुकाबले में स्वात में सवाबी में इस कदर मुश्किलात नहीं है। इंतजामिया भी, दूसरी बड़ी बात यह है कि नौशेरा, मर्दान और जो करीबी इलाके हैं उनकी जो रेस्क्यू टीमें थी, जो फलाही इदारे थे, वो फौरन पहुंच गए हैं। साथ में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी मतलब अद्वियात वगैरह या इसी तरह की रिलीफ के काम जो है वो जल्दी से, मतलब फौरी तौर पर, चूंकि सड़कें खुली थी, रास्ते आसान थे, तो रिलीफ के काम वहां पे एज कंपेयर टू पीर बाबा, बुनेर या स्वात के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां मुश्किलात सामने आई हैं। लेकिन सवाबी में निस्बतन एक तो ये है कि वहां पे शहादतें कम हुई हैं, और दूसरी बड़ी बात ये कि रिलीफ का काम तेजी से वहां पर जारी है। अगरचे बुनेर में मुश्किलात सिर्फ ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं और दुश्वार गुजार रास्ते हैं उसकी वजह से मुश्किलात हैं। बीइंग जर्नलिस्ट, बड़े आई एम श्योर के बड़े टाइम से आप काम कर रहे हैं, सारे खैबर पख्तूनख्वा के मैटर्स को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, सिर्फ प्लीज मुझे बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी तमाम तर तवानाइयां लोगों की बहाली के लिए, लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए, हैव दे डन गुड जॉब और हैव दे डन बैड जॉब? मेरी नजर में वेरी गुड जॉब, क्योंकि ये इलाके में खुद देख कर आया हूँ। वहां पे इवन की मोमेंट भी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर इंतजामिया की बात की जाए बुनेर की, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इतनी फौरी, मतलब फौरन वहां पर। दूसरी बात, जो स्वात के इलाके हैं वहां भी वो वसाइल नहीं थे
जो ऐसी कुदरती आफात के लिए, उससे निमटने के लिए, लेकिन जो कुछ किया बहुत ही कलील वक्त में, 4-5 दिनों के अंदर अंदर जो कुछ किया। वो मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर खुद वहां पे गया, चीफ सेक्रेटरी खुद वहां मौजूद था, इंतजामिया के जितने सारे लोग थे, लेकिन वहां के लोगों के जो हौसले मैंने देखे हैं, आई सेकंड यू जो मकामी लोग। फरीद साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम दोबारा आपको जहमत देंगे, दोबारा भी आप अपडेट्स लेंगे बहुत वक्त का। नाज़रीन, जरा खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर कराची का रुख करते हैं, बिकॉज कराची कल से खबरों में है। कराची की यूजुअली एक टर्म है जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आई वांट टू फोकस ऑन, कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 40 मिलीमीटर बारिश तक का मुतहम्मिल हो सकता है। उसका ड्रेनेज सिस्टम इस काबिल है कि वो 40 मिलीमीटर तक बारिश जो है उसका पानी ड्रेन कर सके। बट कल तो कराची में 200+ मिलीमीटर कुछ लोग कहते हैं कि हुई है बारिश। तो क्या बनेगा जहां पर बार बार MQM की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी पिछले 15-17 साल से बरसरे इक़्तिदार है। तो जरा देखते हैं कि कराची की आज की सिचुएशन क्या है, क्योंकि बारिशें तो आज भी वहां पे हुई हैं। हमारी रिपोर्टर हैं आबिदा खान साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबिदा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आबिदा, कहाँ पर आप मौजूद हैं और क्या सिचुएशन है आज कराची की? कराची की जो गुज़श्ता रोज बारिश हुई है वो उसका सिलसिला तो रात तक जारी रहा, लेकिन सुबह कुछ मकामात पर जो है बूंदाबांदी देखने में आई। लेकिन अभी शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, वो अभी तक जारी है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर जो है तेज बारिश का जो सिलसिला है वो अभी तक कराची में जारी है। आबिदा, कल से मैं एक टर्म सुन रहा हूँ 40 मिलीमीटर तक का मुतहम्मिल हो सकता है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, बारिश अगर हो तो। इज इट ट्रू? क्या वाकई में इतना बड़ा सिटी, इतना ज़्यादा बजट, बार बार पीपल्स पार्टी को, MQM को हुकूमत मिलना, इज इट ट्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई इस मुतहम्मिल नहीं कि ज़्यादा बारिशें हो सकें तो ड्रेनेज पॉसिबल हो? इतना ज्यादा बारिशें जो हैं वो अगर हो जाएं तो कराची में जो गुज़श्ता रोज बारिश हुई है और उसके बाद हमने जो देखा है कराची की सूरत हाल, तो मेरे ख्याल में इतना ज्यादा बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर पासेस आज भी जो हमने देखा, हम गए कवरेज पे तो यही देखा कि अंडर पासेस जो है वो अभी तक आज भी भरे हुए थे और उनसे पानी नहीं निकाला जा सकता था। इसके अलावा मेयर कराची, वजीर आला और सीनियर सूबाई वजीर जो है शर्जील इनाम मेमन, वो सब अपने घरों से निकले और मुतासरा इलाकों का उन्होंने हंगामी दौरा भी किया और सारे जो मामलात हैं, इंतजामिया है, उनको भी अलर्ट किया। लेकिन ये सारी चीजें वो देखते रहे और गए भी और उन्होंने इंतजामिया को अलर्ट भी किया। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां से पानी नहीं निकाला जा सका। इसी तरह हम खारा दर की बात करते हैं तो वहां पर भी जो दुकानें थी, मार्केटें थी या जो भी एरियाज थे, वहां पर पानी मौजूद था और पानी बहुत ज्यादा मौजूद था। एक मार्केट का जिक्र करूं, जो मार्केट मशहूर मार्केट है वहां की, कपड़े की मार्केट कहलाती है, उसके अंदर दुकानों तक को शदीद नुकसान पहुंचा है। दुकानें भी आज तक भी भरी हुई थी और जो वहां दुकानदार हैं या इलाका मकीन है, क्योंकि जो वहां पर रहते हैं, तो बिल्कुल ही रास्ते बंद, पानी ही पानी, बिल्कुल तालाब का मंजर नजर आ रहा था और वो दुहाइयां दे रहे थे कि हमें कोई पूछने तक नहीं आया। उसके बाद जो है हमने ये भी मैं लाजमी बताना चाहूंगी कि बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, उनके जो वजीर मेंशन घर है, उनका पैदाइशी घर, वो तक पानी में डूब गया। लेकिन जब हम लोग पहुंचे या दीगर जो मीडिया की टीम है पहुंची, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर सफाई का जो काम है वो स्टार्ट करवाया। उसके बाद माजरत से आबिदा, मैं आपको काट रहा हूँ माजरत से, लेकिन वजीर मेंशन की फुटेजेस मैंने तो जब भी देखी हैं, पानी के जौहर ही देखे हैं, इतराफ में कूड़े के ढेर ही, उस एक ऐसा घर बाबा कौम की रिहाइश का माजी की, उसके इर्द गिर्द मैंने तो कूड़ा ही देखा है जब भी फुटेजेस उसकी देखी है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने तो ऐसे ही देखा है वो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज हम लोग गए हैं तो इंतहाई कीचड़ और बारिश का पानी मौजूद था, गंदगी के ढेर लगे हुए थे, लेकिन वो अमला आया हुआ था, सफाई कर रहा था, लेकिन वो वैसे सफाई हो नहीं रही थी जैसे कि होना चाहिए थी। और उसकी गंदगी और कीचड़ को देख के ऐसे लगता था जैसे काफी टाइम से सफाई का अमल हुआ ही ना हो। और बाहर से जो है ना, उसको जो इहाता है उसका रिहाइश गाह का, वहां पे सफाई हो रही थी, लेकिन अंदर तक पानी मौजूद था, उसको जो है नहीं निकाला जा रहा था। और उसी से मुल्हिका जितना भी रिहायशी आबादी है वो सब पानी में डूबी हुई थी और शहरी जो थे खासे परेशान नजर आ रहे थे। आबिदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने हमें कराची की सूरत हाल किया। नाज़रीन, जाते जाते ये जो आबिदा साहिबा ने खबर एंड में दी है ना मुझे, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का घर जो है
वैसे तो माजी में भी जब जब देखा है वो उसके इतराफ में कूड़ा क्रिकेट बहुत सारी फुटेज इस तरह की पहले भी आ चुकी हैं, बट दिस इज़ वेरी सैड। कराची बाबा कौम का घर, उसके लिए कोई फंड अलग से मुख्तस कर दो यार, कोई ड्रेनेज सिस्टम उसकी लुक आफ्टर करने के लिए अलग से अमला एलोकेट कर दो। मेरे साहब अगर आप तक मेरा ये क्लिप पहुंचे या किसी तरह से आप मुझे सुन रहे हो तो खुदारा बाकी चले ठीक है, कराची के लोग चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, अब तो तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, चलें हम आपको उसका भी मार्जिन देते हैं कि जनाब बारिशें बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जना साहब के घर पे बाबा कौम के घर के ऊपर आई थिंक किसी भी बंदे को कोई मार्जिन नहीं मिलना चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि उस घर के अभी भी हालातों वाक़यात ऐसे हैं। आई होप एंड प्रे कि कम अज़ कम अब एबीएन न्यूज़ ने इसको टेकअप कर लिया है, कुछ लोगों को पता चलेगा तो कुछ ना कुछ दौड़ें ज़रूर लगेंगी या उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कराची की सरकार, मेयर कराची, सीएम के सिंध, बाकी लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे उसके लिए। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए आज के शो से कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर ये जो कुदरती आफात का एक नया सिलसिला है, अल्लाह पाक आपको मुझे हम सबको महफूज रखे इससे और हमें सकत दे, हमें इस्तात दे कि हम इसके जो ग्रीनरी है, फॉरेस्टेशन है, उसकी तरफ बढ़ सके ताकि इन डेज टू कम ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।